प्रीति राठी केस 2013 का वह मामला जिसने पूरे देश को रुला दिया था। इस केस की सुनवाई के दौरान वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत बताया था। जज ने फैसला सुनाते हुए ऐसी टिप्पणियां की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। तारीख थी 1 मई 2013। दिल्ली के नरेला में रहने वाली 23 साल की प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। उसने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई की थी और इंडियन नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर चुनी गई थी। उसे मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया उसे मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक छोड़ने साथ जा रहे थे। वह सभी गरीब रथ एक्सप्रेस से दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से निकले। ट्रेन में काफी भीड़ थी। भीड़ के बीच एक युवक था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और एक कैप भी पहनी हुई थी। वह बार बार प्रीति को घूर रहा था। प्रीति के परिवार वालों ने यह बात नोटिस की और वह थोड़े सतर्क हो गए। रात यूं ही गुजर गई और 2 मई 2013 की सुबह 8:05 पर ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गई। प्रीति और उसका परिवार ट्रेन से उतर गए। प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी और वह धीरे धीरे चल रही थी, जबकि उसके पिता और चाचा चाची उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे। अब प्रीति ने तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया ताकि वह उन लोगों के पास पहुंच सके। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही गमछे वाला लड़का था जो उसकी बोगी में बैठा था। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, उस नकाबपोश लड़के ने एक डिब्बा निकाला और अगले ही पल उसमें से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह फेंकी हुई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाने लगी। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आए। दूसरे यात्री भी प्रीति के आसपास जमा हो गए। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ गया था कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। तेजाब के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उसके पिता और चाचा चाची के हाथों पर भी लगे और उन्हें जलन शुरू हो गई। फिर भी वह सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग गए। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारियों ने तुरंत उसे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भावा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भावा हॉस्पिटल के बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उधर वह नकाबपोश लड़का प्रीति पर तेजाब फेंकने के बाद भागने लगा। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम के एक युवक ने तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश की कि अचानक से हुआ क्या है। तभी डिब्बे से तेजाब समीर के हाथों पर भी गिरा। वह तुरंत डिब्बे को नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की के ऊपर तेजाब से हमला हुआ है। वह तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है और साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ थे। वह लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान ने इस केस में आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा और चाची और समीर शेख को भी भावा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटना स्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठा करती है। गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट और कई अन्य सुविधाओं की कमी थी, इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इसी कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद उसे पेन और पेपर दिया गया। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वह तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह थी कि अपराधी का कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार पुलिस ने अपराधी का स्केच तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से
उसकी पुरानी जान पहचान थी। तन्नू अपने पिता अमर सिंह राठी को यह बात बताती है और अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी देते हैं। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वह स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया गया था प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इनको पहचानती हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने भी पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने फोन करके प्रीति का हालचाल जाना था। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर तेजाब फेंका है और अब वह जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत उसकी तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है और वह जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी दुआएं करते हैं, मगर प्रीति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में उसे कई दिन बीत चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था और लोग हर पल प्रीति की हालत के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति की इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जाते हैं और प्रीति वेंटिलेटर पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी, लेकिन 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज्य के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं, तो पता चलता है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह तो रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है, तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में ही रोहतक में था। पुलिस के बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगवाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और यह इस बात का भी संकेत था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रेट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट यह मांग मान लेती है और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। यह जख्म वैसे ही थे जैसे कि तेजाब से जलने पर होता है। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आती है। मुंबई लाकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में यह साफ हो जाता है कि तेजाब फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वह प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था,
लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इससे वह काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा हुआ था। इसी कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की थी। इसी बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग यह भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वह ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर तेजाब फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इसी कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर तेजाब फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया। सुबह के तकरीबन 4 बजे अंकुर ट्रेन के टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था। अगर प्रीति यहाँ आए तो वह यहीं पर तेजाब फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई, इसलिए अंकुर का प्लान यहाँ पर भी फेल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है, तब अंकुर उस पर तेजाब फेंक देता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए तेजाब खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे तेजाब चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वह बहुत ज्यादा तेजाब खरीदेगा, लेकिन ज्यादा तेजाब खरीदने से पहले वह सैंपल देखना चाहता है। इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर तेजाब दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फोन डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड कराती है। परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने तेजाब फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि यह वही लड़का है जो तेजाब फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर तेजाब फेंककर जैसे ही पीछे मुड़ा था, तो उसके चेहरे से वह गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख सबसे पहले तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डिब्बा घटनास्थल से बरामद किया था, वही डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा। अंकुर पवार को मुख्य आरोपी मानते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका खून खोल जाएगा कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है, तो वह अक्सर मुस्कुराते हुए आता है। कई बार वह मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते। कोर्ट में भी समीर, सलीम और सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते। सभी सबूत और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 326 तेजाब फेंकने के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणियां की थी कि इस तेजाब अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतना बुरी तरीके से जल चुका था और इतना भयानक हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता, तो शायद वह उसी दिन ही मर जाती। यह टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार इतना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया, उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी यह क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस मामले के खिलाफ अपील कर दी। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम ही होती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।